उन्होंने प्रधानमंत्री को फिर से एक देश के लोक निर्माण विभाग को बाकायदा ताकीद किया गया था कि आप बेनामी संपत्तियों की जांच करें। बहुत बड़ी रेड यहाँ पर पड़ी। राजेश शर्मा नामक एक व्यक्ति जो प्रथम दृष्टया हुए इसमें पाया गया। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में लैंड माफिया पर डाले गए आयकर के छापों में 300 करोड़ से ज्यादा रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी के खुलासे ने सबको चौंका दिया है। इन छापों में बेनामी प्रॉपर्टीज को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की दखलंदाजी से यह समझ में आ गया है कि बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर केंद्र सरकार का रवैया गंभीर है। छापे के दौरान भोपाल के बड़े तालाब से लगा सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट चर्चा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही तालाब के किनारे कैचमेंट एरिया में तालाब से लगी एग्रीकल्चर लैंड और सिंचाई विभाग की जमीनों को लेकर किस तरह से बंदरबाट हुई है, यह जांच में आ रहा है। कैसे इन जमीनों को लीगलाइज किया गया, किस तरह से कैचमेंट एरिया में व्यक्तिगत निर्माण कार्य हुए हैं, इसकी जांच में आला अफसरों और नेताओं के रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिशूल कंपनी के मालिक राजेश शर्मा का नाम आयकर विभाग की सूची में सबसे ऊपर है। एक फरार व्यक्ति के तौर पर उनका नाम दर्ज है। आश्चर्य यह है कि उस राजेश शर्मा की तस्वीर अभी तक मीडिया में जारी नहीं हो सकी है। क्या इसके पीछे कोई वजह है? राजेश शर्मा की तस्वीर सिर्फ एक आध जगह सोशल मीडिया पर ही जारी हो सकी है। इससे जांच एजेंसियों को पता लगेगा कि राजेश शर्मा के किन किन लोगों से कैसे संबंध थे और दूसरे लोग भी इस मामले में सरकार के पास आ सकेंगे। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी जमीनों की सौदेबाजी कर रहे थे ताकि उन्हें सरकारी विभाग से परमिशन मिल जाए, लेकिन मजबूरन उन्हें अपनी जमीन या तो राजेश शर्मा को बेचनी पड़ी या पार्टनरशिप में काम शुरू करना पड़ा। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा राजेश शर्मा के रसूख को लेकर भी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि राजेश शर्मा के ऊपर प्रदेश के सबसे बड़े अफसर का हाथ था। इस वजह से वह किसी भी जमीन की मनचाही डीलिंग कर लेता था। जिन इलाकों में बड़े बड़े लोगों को जमीन खरीदने या निर्माण कार्य करने की मंजूरी नहीं मिलती थी, उन इलाकों में शर्मा ने न सिर्फ जमीन खरीदी बल्कि परमिशन लेके निर्माण कार्य भी किए। तो ये बहुत चौंकाने वाले तथ्य हैं जो जांच में आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम नियमों को धता बताकर राजेश शर्मा ने जिस तरह से तालाब में लगे लो डेंसिटी एरिया में सेंट्रल पार्क का निर्माण किया, उससे नेता अफसर का गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्र में किसी बड़े अधिकारी के संरक्षण से ही संभव था। और दूसरी अहम बात यह है कि अब यह देखना है कि आयकर विभाग बेनामी जमीनों की फेहरिस्त निकालता है या कर चोरी, जैसे टैक्स इविजन कहते हैं, उसका हिसाब करके मामला समेट लेता है। खास बात यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जमीनों की पड़ताल में कई खामियां पता की हैं। ऐसे में जमीनों का लैंड यूज चेंज करना, उन्हें औने मोने दामों पर खरीदना बेचना, फिर जमीनों का लीगलाइजेशन करना जिससे कि वो कानूनी रूप से खरीदने और बेचने के लायक बन जाए। सबसे गंभीर और चौंकाने वाले आरोप ये भी लगे हैं कि सरकार में बैठे कुछ रसूखदार अफसरों ने तालाब के किनारे के पूरे बेल्ट में बड़े संस्थानों को लैंड पूल से जमीन दिलवाकर एक तरह से वह निर्माण का काम जानबूझकर शुरू करवाया ताकि बाद में इन जमीनों का इस्तेमाल वे मनमाफिक तरीके से कर सके। ये बात भी सामने आई है कि इस पूरे खेल में कौन कौन और कितने अफसर शामिल थे, इसकी जानकारी निकाली जा रही है। जाहिर है कि जमीनों का इस्तेमाल अगर कृषि या सरकारी जमीन के तौर पर फिर लो डेंसिटी एरिया के तौर पर लिखा गया है तो उसके लैंड यूज को बदलने के लिए किस तरह की हेराफेरी की गई होगी, यह जांच में खुलकर सामने आ जाएगा। तो काफी बड़ा मामला है ये। और अब इस पूरे मुद्दे पर सबसे अहम किरदार निभाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, जो कि कैलाश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक जोशी, जो कि बड़ी ईमानदारी से भोपाल के बड़े तालाब और छोटे तालाब के साथ साथ अन्य तालाबों को बचाने और संरक्षित करने के अभियान में जुटे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अमले में शामिल कुछ खास अफसरों पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। जोशी जी का कहना है कि बगैर पद के दुरुपयोग के तालाब के किनारे प्लॉट काटना या कॉलोनी बसाना आम आदमी या बिल्डर के जहन में कभी नहीं आएगा। खास तौर पर जो लोग नियमों का पालन करना जानते हैं और बखूबी जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि किस तरह नियमों को तोड़कर उनमें हेराफेरी करके लैंड माफिया से तालाब के किनारे बड़े बड़े आशियाने बनाने के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं।
इस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े नेता और अफसरों के नाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और यही बात दीपक जोशी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। द रियल स्टोरी के पिछले एपिसोड्स पर अगर आप नजर डालें तो ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे इसके जरिए उठाए गए हैं जो बताते हैं कि बगैर कानूनी लड़ाई और दांवपेच के इन भूमाफियाओं के खिलाफ काम करना आसान बात नहीं है। इन सब मुद्दों पर हमने एक बार फिर से चर्चा की बीजेपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी से। उनसे हम जानेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो सुनिए दीपक जोशी से बातचीत के कुछ अंश। मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स की रेड के बाद जो बेनामी प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है, उसके बाद तालाब बचाने की मुहिम को काफी बल मिला है और इस सिलसिले में पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक जोशी जो इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को फिर से एक पत्र लिखा है। दीपक जोशी जी हमारे साथ में, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। दीपक जी ये बताएं कि अब जो है दूसरी बार आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और बहुत स्पेसिफिक आपने कुछ मुद्दे उसमें उठाए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि मैं भोपाल का ही मूल निवासी हूँ जी। 12 साल की उम्र में भोपाल आ गया था और अब तक भोपाल की मिट्टी गली सबको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है जी। जब ये तालाब का मूवमेंट हमारे पास आया था, हम कुछ छात्र नेताओं ने, कुछ शहर के सम्राट लोगों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया था जी। और उसी दौरान हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय से हमारे पास जवाब भी आया था और बाद में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को बाकायदा ताकीद किया गया था कि आप बेनामी संपत्तियों की जांच करें, बिंदुवार जांच करके इसके लिए कोई समिति बनाएं। उसके बाद ही हमने देखा कि इनकम टैक्स की एक बहुत बड़ी रेड यहाँ पर पड़ी। राजेश शर्मा नामक एक व्यक्ति जो प्रथम दृष्टया हुए इसमें पाया गया, उसके साथ साथ कुछ कॉलोनाइजर्स, कुछ बिल्डर, एक गठजोड़ सामने आया और गठजोड़ में ये कहा गया कि राजनेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का और कुछ दबंग लोगों का, या कह सकते कि कुछ धनाढ़ लोगों का एक बाकायदा सर्किल बना और सर्किल बन के बड़े तालाब जो कि भोपाल की आत्मा ही है, लाइफ लाइन भी कह सकते हैं, भोपाल तालाब का हम गौरव भी करते हैं, गर्व भी करते हैं। राजा भोज की विरासत को लेकर आज भी कहा जाता है कि भोपाल का नाम भोजपाल कर दिया जाए। ऐसी सब बातें होती है। उस भोज की विरासत को चंद लोग सिर्फ अपने वजूद को इतना धनाढ़ बनाने के लिए कि जिससे आज हम गए कुछ जगह देखे तो हमें लगा कि हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के निवास हम तो छोटे हो जाएंगे। उससे बड़े बड़े भवन हमको देखने को मिले वहाँ पर। उनके आने जाने की कनेक्टिविटी बेहतरीन कर दी गई, वहाँ सारी व्यवस्थाएं जुटा दी गई। ये कौन सा इलाका था तालाब का? ये तालाब का पूरा कैचमेंट इलाका है जिसमें तालाब का पानी सीपेज होकर तालाब तक जाता है। कैचमेंट और डूब वाला भी? डूब वाला क्षेत्र दोनों है। अच्छा। और मैंने देखा कि बड़ी संख्या पे, व्यापक पैमाने पे धनाढ़ लोगों द्वारा वो किया गया। अब प्रसन्न दत्त शर्मा जी इसमें दो बातें देखने में आती जी। एक तो सड़क तो वेस्टर्न बाईपास की बना ही रहे थे ये, ताकि इनके जमीन के भाव बढ़ जाए जी। लेकिन इन्होंने कम भाव पे जमीन खरीदने के लिए और काला धन को खपाने के लिए भोपाल का ये जो वेस्टर्न साइड है, जो सबसे ग्रीन है, जहाँ सबसे ज्यादा वाटर बॉडी है, जहाँ सबसे ज्यादा पर्यावरण पक्षी है, पशु हैं, उन सबको रहने के बाद भी भोपाल की गाइडलाइन में सबसे कम गाइडलाइन का पैसा, कलेक्टर गाइडलाइन का भोपाल की ये क्षेत्र था जी। इसलिए हमने गांव में कुछ लोगों से बातचीत की, उनसे कहा गया कि मास्टर प्लान में आ जाएगा आगे तो आपकी जमीन के भाव बढ़ जाएंगे, आपकी जमीन के मतलब वो गाइडलाइन बढ़ जाएगी तो आपको पैसा कम मिलेगा। अब गांव वाले इस चीज समझते नहीं है और इस समझ के चक्कर में उनको जबरदस्ती डरा के धमका के औने पौने दाम पर वो जमीनें खरीदी गई। गाइडलाइन कम होने के कारण रजिस्ट्री कम हुई तो पैसा 1 नंबर में देने को मिल गया, लेकिन 2 नंबर में उसको 3 गुना 4 गुना पैसा दिया गया किसान को। ये कुछ लोग मिल भी जाएंगे, हम आपको चाहे तो बता भी सकते हैं। लेकिन आज देखने में आता है कि जो इस प्रकार की घटना घटी, और मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत संजीदा है जी। इसलिए संजीदा है कि हमारे एक पत्र के ऊपर कहीं न कहीं अगर कार्रवाई संपादित होती है जी, तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को वो बात से भी अवगत कराना चाहिए कि आज पता लगा कि 400 करोड़ की संपत्ति बेनामी खुलासा हुई और उसको अटैच करने की बात की जा रही। जब 400 करोड़ की संपत्ति एक आदमी और उसके इर्द गिर्द के कुछ लोगों के दम पे अगर होती है जी, तो निश्चित रूप से एक सोचने विषय है, क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र को संचालन करने वाली जो व्यवस्था है अगर वो ही भ्रष्ट हो जाएगी तो देश जिस नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी चाहते थे, और उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि मैं एक पारदर्शी शासन देना चाहता हूँ, जनता को सुख सुविधा देना चाहता हूँ,
प्रधानमंत्री आवास जैसी आवास को उन्होंने योजना को उन्होंने बहुत निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। गरीब का आवास तो तोड़ दिया जाता है, लेकिन आज बड़े बड़े लोगों ने अपने अट्टालिकाएं वहाँ खड़ी कर ली, बड़े बड़े महल खड़े कर लिए। आज फार्म हाउस के नाम पर उन्होंने अपने ऐशो आराम के साधन जुटा लिए। तो ऐसे दृष्टिकोण में वो भी तालाब की कीमत पर, तालाब जिसको कि मैं कह रहा हूँ कि आज भी, तो हमें लगता है कि एक तरफ इस राजा भोज की विरासत को खत्म करने का काम और दूसरे अपने आने वाली पीढ़ी को ऐशो आराम देने का काम, ये दोनों काम गलत है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी से अपने पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि किसी भी अच्छी एजेंसी के माध्यम से जो उनको लगता है एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और जो जांच के दायरे में वल्लभ भवन का अगर चीफ सेक्रेटरी है और वहाँ का क्लर्क भी है, दोनों अगर जिम्मेदार हैं, तो सबको जांच के दायरे में लेकर इस चीज का निराकरण होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया दीपक जी कि आप उस क्षेत्र में गए थे, डूब वाले क्षेत्र में, स्पेसिफिक कोई बताना चाहते हैं कि किसका बंगला बना है वहां पर और क्या उसमें परमिशन हुई है, और हुई है तो कैसे हुई है या इलीगल है वो? समझिए हम गए थे तो हमने हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी जी का मकान देखा वहां पर। अच्छा। उसके जाने आने का 2 लेन अप्रोच रोड कंक्रीट का पूरा बहुत अच्छे स्तर का जी। वहाँ पर बहुत से आईएएस के नाम हमको बताए गए कि फलाने का फार्म हाउस है, ढिमके का फार्म हाउस है, फलाने का मकान बन रहा। और सेंट्रल पार करके जो कॉलोनी बन रही है उसमें 21-22 मकान बन रहे हैं, जो तालाब से बिल्कुल सटी हुई चीज है। हमारे साथ सुभाष पांडे जी जो पर्यावरणविद थे वो भी थे। उन्होंने कहा जोशी जी सिर्फ तालाब नहीं खत्म होगा, इससे दुनिया की बहुत सी चीज खत्म हो जाएगी। जब उन्होंने मुझे बात बताई तो हमको लगता है कि जब इतनी बड़ी चीजें, जब जिनके हाथ में इस चीज का संरक्षण करने की जिम्मेदारी है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो समाज का वो तबका जिनको इस पर निगरानी रखने की व्यवस्था हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, अगर ये मिलकर इस प्रकार का खिलवाड़ करते हैं, और खास करके भोपाल की उस चीज के लिए जो ये दुनिया में वापस लौटा नहीं सकते, ला नहीं सकते, उसके लिए किया जा रहा, तो उसके लिए हमें लगा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। कहीं ना कहीं एक साजिश इसलिए कह सकता हूं कि साजिश, षड्यंत्र जो भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीनों का जो खेल पूरे लोग तो कहते हैं पूरे भारत में या दुनिया में जमीनों को लेकर कहीं ना कहीं बातें होती है, लेकिन जमीनों का एक विरला खेल भोपाल में हुआ। और दूसरा शर्मा जी, मुझे तो लगता है, मैं तो बचपन से भोपाल में रहा हूँ, राजनीतिक परिवार से रहा हूँ, जमीन का, भोपाल की जमीन के प्रति प्रेम के साथ साथ खास करके रात्रिवर निर्भर का वो हिस्सा जो तालाब का हिस्सा है, उसके प्रति प्रेम, एक असीम प्रेम जो उभरा है 10-15 सालों में ब्यूरोक्रेट्स के बीच, राजनेताओं के बीच, ये भोपाल के लिए निश्चित बहुत दुखदायी है। इसको रोकने की पहल जो होना चाहिए वो आज भी समाज को करना चाहिए, इसके लिए आज भी बहुत नितांत जरूरत है। इसमें आपने जो कहा कि जो जिस तरह से परमिशंस हुई हैं, तो पत्र में आपने जिक्र किया है कि जो बेनामी प्रॉपर्टी या इलीगल परमिशंस जो हुई हैं, गलत तरीके से ली गई हैं, उस पर एक विशेष रूप से उसकी कोई जांच हो। देखिए, सेंट्रल पार्क जिसके राजेश शर्मा ही करता रहता है, ऐसा कहा जाता है, उनके साथ के पार्टनर से जी, वो तो टीएनसीपी ने खुद ने उसको अभी अस्थायी निषेधाज्ञा दी, उन्होंने कहा कि इसको रोका जाए जी। तो ऐसे दृष्टिकोण में हमारा मानना है शर्मा जी, पूरी जांच होना चाहिए। बड़े तालाब के दायरे में जो भी बड़े लोग हैं, मैं नहीं कह रहा छोटे लोग जो अपने छोटा छोटा आशियाना बनाया, परंपरागत रूप से गांव भी आज भी विद्यमान है। गांव में आपने देखा अट्टालिका नहीं होती जी, ना उनके यहाँ बहुत बड़ा वो होता, खेत खलियान और वही होता है। गांव तो अपनी परंपरा से जी रहे हैं, आज भी गांव रहे, गांव जिंदा रहे, और गांव को जीवित रखने वाले अगर हमारे मध्यम वर्गीय भाई जो 2 कमरे का 3 कमरे का मकान बनाते हैं वो भी रहे। लेकिन फार्म हाउस के नाम पर बड़ी बड़ी वो करना, और एक साजिश और हमें आज पर देखने में आई कि या तो सरकार के कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर वहां पर, आपने देखा होगा मखला चतुर्थी विश्वविद्यालय, इसके अलावा खेलग्राम, ये भी कहीं ना कहीं स्थापित करने का प्रयत्न किया, ताकि बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में जब ये चीज स्थापित होगी तो धीरे धीरे हम अतिक्रमण करना चालू करेंगे, जो अतिक्रमण की एक साजिश होती, ये साजिश भी कहीं ना कहीं, तो हम प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए कि जगह बहुत थी भोपाल में, कोई जरूरी था कि हम तालाब के कैचमेंट एरिया में ये सब चीजें ले आते, लेकिन धीरे धीरे ले जाके और आज साजिशन तौर पर पूरा जमीन बड़े तालाब की, मैंने देखी बहुत नजदीक से, कहीं किसी का फार्म हाउस है, कहीं किसी का मकान है, कहीं किसी का ये है। गांव अपनी जगह, गांव आज भी छोटे छोटे हैं, एक गांव के बराबर शायद एक आदमी का मकान होगा, ये मैंने देखा है। तो अब बेनामी प्रॉपर्टी का क्या किया जाएगा, क्योंकि आपने जैसा कहा, पिछली बार भी कहा था कि बेनामी प्रॉपर्टी की जांच हो, तो 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपको लगता है कि इसमें कोई बड़ी कार्रवाई, क्योंकि इनकम टैक्स ने तो जो अपनी जांच कर ली थी वो लगभग पूर्ण हो गई है और राजेश शर्मा फरार हैं, तो इसके आगे आप क्या चाहते हैं? शर्मा जी, हमारा मूल उद्देश्य ये था कि इनकम टैक्स तो रेवेन्यू की बात करता है, इनकम टैक्स को रेवेन्यू से मतलब है जी। लेकिन ये मगरमच्छ जो तालाब को निकल गए,
और बहुत बड़े मगरमच्छ है। समाज के लिए मैं तो कह सकता हूँ ये बहुत बड़ा नासूर है जी। इसको रोकने का प्रयत्न ईमानदारी से पीएमओ कर सकता है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने इस फाइल को रोका, जो वेस्टर्न बाईपास की रोड सड़क की बात था, इसको रोका। आज भी वो कहीं ना कहीं पेंडिंग रखा, और अब तो ये सुनने में आया कि वो रोड साइड निरस्त हो रहा है, उसकी जगह कोई दूसरी सड़क प्रस्तावित हो रही। लेकिन फिर भी समाज में वो चेहरे उजागर होना चाहिए जो समाज के साथ, समाज को बढ़ाने के लिए, जिनके हाथ में समाज का नेतृत्व करने का, समाज को सर्वाधार सुविधा देने का पावर है, उस पावर का उपयोग करने के बजाय वो दुरुपयोग करे और इस प्रकार की घटनाएं करे। तो इसलिए हम लोगों ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से कहा कि कोई ऐसी एजेंसी के माध्यम से, निष्पक्ष एजेंसी आए, एक एक चीज की जांच करे, पहलुओं की जांच करे, जनता को एकत्रित करे, जैसे जन सुनवाई होती है, लोक अदालत लगती है, इस प्रकार की वो होना चाहिए। और ये सब चीज दूध का दूध और पानी का पानी होना। और आप अपने इस बात पर कायम है कि जो अगर गलत तरीके से बना है तो डिमोलिशन वहां होना चाहिए, तोड़ना होना चाहिए? देखिए, टूटना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तालाब तो तभी बचेगा ना जी। तालाब बचाना हमारा मूल उद्देश्य है, हमारी संपत्ति बचाना मूल उद्देश्य नहीं है। तालाब तभी बचेगा जब वो कैचमेंट एरिया में, डूब क्षेत्र में, बहुत तालाब का जो पूरा रिसाव का क्षेत्र है, उसको अगर हम नहीं बचा पाए तो तालाब थोड़ी बचेगा। तो तालाब को बचाने की पहल होना चाहिए। और आज तो कल ये तालाब किस स्थिति में जाएगा, इसको देखने को हम भोपाल वालों को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि कुछ नई बातें सामने आई हैं। पहली कि ऐसे संस्थान बनाए गए तालाब के कैचमेंट एरिया में और डूब प्रभावित क्षेत्रों में, जहां पर कि बाद में जमीन के सौदे किया जा सके, बड़ी जमीनों की कॉलोनी काटी जा सके। दूसरा, सबमर्जेंस एरिया में, जो डूब के क्षेत्र में, वहां पर भी निर्माण हो गया है। तो जाहिर तौर पर जो सरकार में बैठे अफसर हैं, उनकी बगैर परमिशन के ये सब संभव नहीं है। अगर ये कहा जाता है कि इस पूरे निर्माण की परमिशन उनके पास है, तो इसका मतलब है बड़े सुनियोजित तरीके से परमिशन दी गई हैं और तालाब के आसपास इस तरह का निर्माण हर जगह अवैध है। किसी भी तरह से उसको सही नहीं माना जा सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पर अब आगे क्या कार्रवाई होगी, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है उसका पिछली बार जब जवाब आया था तो आयकर विभाग की कार्रवाई के साथ देखा गया था। अब प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा है कि डूब क्षेत्र में जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह के निर्माण हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि तालाब को बचाने के लिए किस तरह के प्रयास अब जारी रहते हैं। हमारी इस खबर पे आप अपनी राय जरूर दीजिए, और आपको ये खबर कैसी लगी इस पर कमेंट कीजिए, अपनी लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और इस मुद्दे पर आपके नए क्या विचार हैं, हमें वो विचार भी अपने साथ साथ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।